एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हमारा 28 पार्ट है, जो कि मुग़ल कालीन शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, और मुग़ल कालीन जो सिक्के हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आइए, जो मुग़ल कालीन शब्दावलियाँ हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, उन क्वेश्चनों को आइए हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जो पहले मुग़ल कालीन शब्दावलियाँ हैं उनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे सिक्के हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे मुग़ल कालीन जो साहित्य से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि साहित्य से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को मिस मत करिएगा, रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि आल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखें मुग़ल कालीन शब्दावलियाँ। जो अबवाब होते थे तो वो सरकारी अधिकारी और जमींदारों द्वारा लगाए जाने वाले विविध प्रकार के उपकर होते थे, और अल्तमगा जो होता था ये सरकारी अनुदान एक विशेष प्रकार की काश्तकारी जिसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी, तो ये अल्तमगा था। आमिल देखिए, आमिल जो है साधारणतः गांव में भूमिकर वसूल करने वाले अधिकारी थे। बंजारा जो है अनाज अथवा पशु व्यापारी हिंदुओं की एक घुमक्कड़ जनजातियां थीं। बटाई जो होते थे वो खेत जोतने वाले और भूस्वामी अथवा सरकार के बीच उपज का बंटवारा करने वाले को बटाई कहते थे। दस्तूर जो है अकबर और उसके बाद के काल में राजस्व निर्धारण की दरों की सूची जो नकदी दरों में दर्शाई जाती थी उसे दस्तूर कहते थे। आगे देखिए, दीवान, तो ये राजस्व अधिकारी होते थे, और दाम ये अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का होता था जिसे दाम कहते थे। आगे देखिए, गंज जो है स्थायी रूप से लगने वाला एक छोटा बाजार था, उसे गंज कहते थे। गुमाश्ता, ये एक सहायक अथवा अधीनस्थ कर्मचारी होते थे, उसे गुमाश्ता कहते थे। हासिल, ये वास्तविक आय होती थी, उसे हासिल कहा जाता था। हुंडी जो है ये स्वदेशी बैंकर द्वारा जारी किया गया भुगतान पत्र था, जिसके आधार पर एक स्थान के व्यापारी को रुपए देकर दूसरे स्थान के व्यापारी के रुपए ले लिए जाते थे, उसे हुंडी कहा जाता था। इजारा क्या थी? तो इजारा जो है ठेके या विशेष रूप से भूराजस्व का ठेका होता था, उसे इजारा कहते थे। और इजारादार जो भूराजस्व का ठेकेदार होता था उसे जो है इजारादार बोलते थे। इनाम जो है भेंट कल्याणकारी कार्यों के लिए किया गया दान होता था, उसे इनाम कहते थे। जागीर, मुस्लिम शासन के दौरान वे क्षेत्र जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में नियत अवधि के लिए दिया जाता था, उसे जागीर कहा जाता था। जमा जो है राज्य द्वारा निर्धारित किसी क्षेत्र अथवा जागीर का कुल राजस्व होता था, उसे जमा कहा जाता था। जरीब, ये जमीन मापक उपकरण था, और इससे जो है ज़मीन का क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता था, और जिसे पैमाइश भी कहा जाता था। जजिया, ये गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला व्यक्तिगत कर होता था। कानून गो, ते भूमि के विभिन्न हितों, नियमों और भूराजस्व वसूली का रिकॉर्ड रखने वाला सरकारी कर्मचारी होता था, जो लेखपाल अथवा पटवारी के ऊपर होता था। खालिशा भूमि, तो राज्य के सीधे नियंत्रण और प्रबंध के रखी गई भूमि होती थी, उसे खालसा भूमि कहते थे। खराज, तो एक खराज जो है गैर मुस्लिम किसानों से वसूल किया जाने वाला भूमिकर होता था, उसे खराज कहते थे। खिदमती, तो ये अधीनस्थ द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दी गई जो है भेंट होती थी, उसे खिदमती कहते थे। खुद काश्त, तो ये भूस्वामी द्वारा अपनी ज़मीन पर स्वयं खेती करना, जबकि पाही काश्त इसके विपरीत होता था।
मतलब खुद कास्ट होता था कि भूमि का स्वामी अपनी ज़मीन पर स्वयं खेती करता था, और जो पाही कास्ट होता था तो ये दूसरे की भूमि पर जो है खेती करता था, उसे पाही कास्ट कहते थे। करोड़ी जो है खालसा भूमि से होने वाले राजस्व को संग्रह करने वाला अधिकारी जो है करोड़ी नाम से जाना जाता था। मदद-ए-माश ये विद्वान अथवा धार्मिक लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व परोपकारी संस्थान होता था, उसे मदद-ए-माश कहा जाता था। महल तो ये अकबर के शासनकाल में राजस्व का एक उपविभाग होता था जिसे महल कहा जाता था। आगे देखिए, मालिकाना तो ये जमींदार अथवा भूस्वामी को दिया जाने वाला विशेष भत्ता होता था जिसे मालिकाना कहा जाता था। मंडी ये नियमित रूप से लगने वाला बड़ा बाजार होता था जिसे मंडी कहा जाता था। मौजा ये राजस्व के संदर्भ में गांव के लिए प्रयुक्त शब्द होता था जिसे मौजा कहा जाता था। मोहर या मुहर तो यह मुगल कालीन सोने का सिक्का होता था जिसे मुहर कहते थे। मुतालबा तो ये राजस्व की मांग अथवा बकाया राजस्व की वसूली को जो है मुतालबा कहा जाता था। एक मिनट आगे देखिए, नजराना। ये नजराना जो है निष्ठा स्वामी भक्त प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला उपहार अथवा अधिकार के लिए शासन के लिए दिया जाने वाला कर होता था जिसे नजराना कहा जाता था। पैबाकी तो यह हस्तांतरण के लिए आरक्षित क्षेत्र, लेकिन कुछ समय तक इसकी व्यवस्था सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाती थी, उसे पैबाकी कहा जाता था। पाही कास्ट वे आमतौर पर एक गांव में अपनी भूमि के अतिरिक्त दूसरे की भूमि का इच्छानुसार खेती करना जो है वो पाही कास्ट कहलाता था। परगना तो ये परगना जो है गांव का समूह होता था, उसे परगना कहते थे। पटेल गांव का मुखिया होता था, उसे पटेल कहा जाता था। और पट्टा ये राजस्व इकट्ठा करने वाली अधिकारी द्वारा राजस्व देने वाले को दिया गया दस्तावेज होता था, और इसके बदले में उसे कितनी धनराशि देनी है यह जो है पट्टा नामक अधिकारी जो है निश्चित करता था। आगे देखिए, कबूलियत तो राजस्व अदा करने के लिए दिया गया लिखित वचन पट्टे की प्रतिलिपि होती थी, उसे कबूलियत कहा जाता था। और पटवारी ये गांव का लेखपाल होता था जिसे पटवारी कहा जाता था। रेराई तो रेराई इसका आशय था कि जिसके रूप में राजस्व की तालिका है, और इस तालिका का प्रयोग राजस्व के आकलन तथा अगली उपज का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया जाता था, और इसका प्रयोग दस्तूर यानी राजस्व की नकदी दरों की तालिका के ठीक विपरीत अर्थ में होता था, उसे रेराई कहा जाता था। सर्राफ तो ये देशी महाजन तथा उधार देने वाले होते थे, उन्हें सर्राफ बोलते थे। और शयूरगल तो शयूरगाल जो होते थे ये मुगल काल में पातशाह द्वारा दिए गए भत्ते को शयूरगाल कहा जाता था। ताल्लुक तो अधीन क्षेत्र का आश्रित राज्य होता था जिसे ताल्लुक कहा जाता था। तकावी तो सरकार द्वारा किसानों को दी गई पेंशन रकम जो है तकावी कहलाती थी। तयूल तो राजस्व का निर्धारण करने वाले को तयूल कहा जाता था, और ये जागीर तथा रक्ता का पर्याय है तयूल। उस्र तो इस्लामी कानून के अंतर्गत 10वें हिस्से के बराबर लगाया गया धर्म शुल्क उस्र कहलाता था। वजीफा तो ये पातशाह द्वारा धर्मार्थ अथवा सहानुभूति स्वरूप दिया गया भत्ता, और इसमें नगद राशि दी जाती थी, उसे वजीफा कहलाता था। जब्त तो ये अकबर द्वारा निर्धारित जहाँ यह प्रणाली प्रचलित थी वहाँ क्षेत्र के लिए जब्ती विशेषण का प्रयोग होता था, उसे जब्त कहा जाता था। जमींदार ए जोर तलब क्या होते थे, तो ये जमींदार जो केवल बलपूर्वक ही राजस्व की भरपाई करते थे उसे जमींदार ए जोर तलब कहा जाता था। अलतमगा तो ये अलतमगा जो होते थे
ये पुरस्कार स्वरूप दिए गए मुग़लकालीन भू अनुदान को जो है अलतमगा कहते थे। और कनकूत जो होते थे तो ये लगान निर्धारण की एक पद्धति होती थी जिसमें उपज के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण होता था, उसे कनकूत कहा जाता था। खराज तो एक गैर मुस्लिम भूमिपतियों को लगने वाला भू राजस्व कर था, उसे खराज कहते थे। खुम्स तो युद्ध में जो है प्राप्त जो शत्रु की संपत्ति होती थी उसे खुम्स कहते थे, या इसे लूट का माल भी कहते थे, तो इसे खुम्स कहा जाता था। आगे देखिए, खुदाकास तो ये भूमि स्वामी होते थे। भूस्वामी कृषक जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे उन्हें खुदाकास्त कहा जाता था। जागीर तो ये भूमि अनुदान जो प्रशासनिक अधिकारी को वेतन भुगतान के एवज में दिया जाता था, उसे जागीर कहा जाता था। दस्तूर तो ये लगान की निर्धारित नगद राशि होती थी, उसे जो है दस्तूर कहा जाता था। मुआफ़ी तो सेवा अथवा धर्म के लिए दिए गए दान के आधार पर राजस्व मुक्त भूमि होती थी, उसे मुआफ़ी कहते थे। आगे देखिए, प्रशासनिक से रिलेटेड जो शब्दावलियाँ हैं। आमिल जो गांव में भूमि कर वसूल करने वाले पदाधिकारी होते थे उन्हें आमिल कहते थे। अताबेग तो ये अवयस्क शासकों के संरक्षक के लिए प्रयुक्त एक तुर्की उपाधि थी अताबेग की। बेग तो ये उच्च स्तर अथवा ओहदे वाले मनुष्य के लिए प्रयुक्त एशियाई अथवा तुर्क नाम था। दंड जो है गांव, मौजा और कुरियत का पर्याय होता था दंड। देसाई तो जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी होता था, और दीवान ये राजस्व मंत्री होते थे। फौजदार ये प्रांतीय प्रशासन की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे। गाजी ये जिहाद में आस्था रखने वाले योद्धा होते थे, उन्हें गाजी कहा जाता था। खानजादा तो ये उमरा वर्ग के साहबजादे बेटे होते थे, उन्हें खानजादा कहा जाता था। कोतवाल तो ये नगर की सुरक्षा की देखभाल करने वाले प्रशासनिक अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। कुलकर्णी तो ये गाँव के लेखपाल होते थे। मुकद्दम ये गांव के मुखिया होते थे, और शेखजादा ये भारतीय मुसलमान होते थे। अमीन तो शेर शाह के अधीनस्थ परगना में लगान वसूल करने वाले अधिकारी को अमीन कहा जाता था। और अमीरुल तो ये मुसलमानों का प्रधान खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन जो है ये मुसलमानों का प्रधान होता था, जो कि खलीफा की उपाधि भी धारण करते थे, अमीरुल मोमिनीन। आइन तो आइन सरकारी नियम होते थे। करोड़ी तो अकबरकालीन लगान वसूल करने वाला अधिकारी को करोड़ी कहते थे। कारकुन तो लगान का हिसाब किताब रखने वाले लिपिक होते थे। गुमास्ता तो प्रतिनिधि होते थे, और नबीशंदा जो है ये लिपिक होते थे। बंदा शाही दास होते थे, और मुत्सद्दी ये पत्तनों की देखरेख करने वाले मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उन्हें मुत्सद्दी कहते थे। लश्कर तो ये सेना होते थे। वजीर मुतलक तो ये सर्वशक्ति संपन्न वजीर होते थे, जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। और वली अहद तो ये उत्तराधिकारी राजकुमार होते थे, उन्हें वली अहद कहा जाता था। अन्य शब्दावली देख लीजिए। तरफ तो ये बहमनी राज्य की एक प्रशासनिक इकाई होती थी। तौहीद तो अल्लाह के एक होने में विश्वास, जिसे आस्तिक कहते थे तो उन्हें तौहीद कहते थे। बलाहार तो ये साधारण किसान होते थे। मकतब इस्लामी शिक्षा के प्राथमिक केंद्र होते थे, उन्हें मकतब कहा जाता था। और देखिए, मदरसा तो इस्लामी उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे, उन्हें मदरसा कहा जाता था। शंकर ध्वज तो व्यापारियों के ध्वज या झंडे को शंकर ध्वज कहा जाता था। जो व्यापारियों के ध्वज या झंडे होते थे
उन्हें शंकर ध्वज कहा जाता था। हिसार ये दुर्ग होता था। और श्रावणी निगार जो है ये जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण होता था, उसे श्रावणी निगार कहते थे। और पेशकश तो ये मुग़ल काल में विभिन्न अवसरों पर अमीरों द्वारा बादशाह को दी गई भेंट या नजराना होता था, उसे पेशकश कहते थे। आगे देखिए, जो मुग़ल कालीन में सिक्के होते थे उनको देख लीजिए। मुग़ल कालीन मुद्रा व्यवस्था, तो बाबर ने चांदी के सिक्के में एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी ओर बाबर का नाम एवं उपाधि जो है अंकित है। और बाबर ने काबुल में चांदी का शहरूख और तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। मतलब इन्होंने काबुल में चांदी का सिक्का चलाया था, उसे शहरूख के नाम से जाना जाता है। और जो कंधार में इन्होंने सिक्का चलाया था चांदी का, उसे बाबरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोनों सिक्के चांदी के ही थे। आगे देखिए, अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल की स्थापना की और ख्वाजा अब्दुल समद को उसका प्रधान नियुक्त किया था। और अकबर के समय में सोना, चांदी और तांबे के विभिन्न तोल और मूल्यों के सिक्के चलाए गए और उनका पारस्परिक जो है अनुपात निश्चित किया गया था। अकबर ने राम सीता की आकृति युक्त सिक्के चलवाए थे। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, किस मुगल शासक ने राम सीता की आकृति से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो अकबर ने चलवाए थे। अकबर के कुछ सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा में वर्णित कुछ पंक्ति भी उत्कीर्ण मिलती हैं। और असीरगढ़ विजय की स्मृति में अकबर ने अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। और जहांगीर ने अपने कुछ सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी तथा कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का भी नाम अंकित था। और जहांगीर के कुछ सिक्कों पर उसके हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है। और जहांगीर के कई सिक्कों पर हिंदू राष्ट्र चक्र के चिन्ह हैं। और मुग़ल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई थी। और औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया था। और औरंगजेब ने कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाही शाहवाई द्वारा रचित एक पद्य अंकित है औरंगजेब के सिक्कों पर। और मुग़ल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। मुहर अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का था और एक मुहर 9 रुपए के बराबर होता था। यह मुग़ल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था मुहर। और शंशब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का होता था और इसका प्रयोग बड़े लेन देनों में होता था, उसे शंशब कहा जाता था। और इलाही तो ये अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का होता था जो इलाही था। और रुपया ये चांदी का सिक्का था जो कि शेर शाह द्वारा परिवर्तित, इसका वजन जो है 172.5 ग्राम था। तो ये मुग़ल कालीन सिक्के थे। आगे देखिए, जलाली अकबर द्वारा चलाया गया चांदी का चौकोर सिक्का था। और अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का, इसकी कीमत रुपए के 40वें भाग के बराबर थी। जीतल यह तांबे का सबसे छोटा सिक्का था जो दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। निशार तो ये जहांगीर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था और यह रुपए के 1/4 मूल्य के बराबर होता था। आना तो ये शाहजहां द्वारा चलाया गया सिक्का था जो दाम और रुपए के बीच होता था। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन है मुग़ल कालीन मुद्रा के विषय में सत्य कथन क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए, मुग़ल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलन में थीं। सेकंड नंबर देखिए, स्वर्ण मुहर, चांदी के रुपए और तांबे का दाम आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। त्रिधात्विक का मतलब जो है सोना, चांदी और तांबा, इस 3 धातु के सिक्के जो है मुग़ल काल में प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल काल में मुद्रा के विषय में सत्य कथन क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए,
अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। सेकंड नंबर देखिए, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का जो है दाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरकालीन मुद्रा के विषय में सत्य कथन क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए इसका, अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे तांबे के टंके का स्थान ले लिया था। सेकंड नंबर देखिए, दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता था। थर्ड नंबर देखिए, आधे दाम को अधेला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलकालीन मुद्रा का क्या नाम था? तो रुपया जो है मुगलकालीन मुद्रा का नाम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की मुद्रा दाम के विषय में सत्य कथन क्या है? तो अकबर का जो दाम का अनुपात में उसकी चांदी के रुपए का 1/40वां भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने राम सीता की आकृति और रामशी देवनागरी लेख से युक्त जो है कुछ सिक्के चलाए थे? तो अकबर ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए थे? तो अकबर ने ही चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो जलाली था। और अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो शंशब कहलाता था, जो कि 101 तोले के बराबर होता था यह सिक्का शंशब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था वो कौन था? तो दशवंत था। और किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? तो जहांगीर के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है। इधर देखिए मुद्रा और इधर देख लीजिए उसके प्रकार। तो जो सिक्का होता था ये ताज़ा मुद्रित रुपया होता था, और जो चलनी होता था ये पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के होते थे। खजाना जो होता था ये पूर्व शासकों के समय प्रचलित सिक्के होते थे। और पेट ये एक विशेष बाजार या क्षेत्र होता था पेट। एक मिनट। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि सिक्के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे मुगल कालीन साहित्य से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो साहित्य का पार्ट हम कल लेकर आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, आप ये शब्दावलियाँ और सिक्के, क्योंकि ये आल एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट पूछे ही जाते हैं, आप इनको ज़रूर 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो कि मुगल कालीन साहित्य से रिलेटेड रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।